नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। डोनाल्ड ट्रंप कहने को दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, आज वो खुद अपने ही टैरिफ के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दबाव में है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों से एक सवाल पूछा गया, कितना निवेश करोगे। जी हां, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब हफ्ता वसूली पर उतर आए हैं। सोचिए जरा, जो कल तक भारत को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर रहे थे, आज वही ट्रंप डाइनिंग टेबल पर बैठकर लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। ट्रंप के डिनर टेबल पर कई बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओ भी थे। ट्रंप की पॉलिसी का हाल यह है कि टैरिफ वॉर ने अमेरिका को ही सीधे सीधे एक तरह से घुटने पर लाकर रख दिया है। जो दुनिया को डराने के लिए निकले थे, आज वो भीख मांगते नजर आते हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद अपनी साख बचाने में लग गए हैं। ये डिनर सिर्फ एक डिनर नहीं था, दरअसल ये अमेरिकी दबाव की तस्वीर थी। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का टैरिफ गेम अब उल्टा पड़ गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी ताकत की तस्वीर है या फिर ये बेबसी का आईना है? हम इस पर अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, जानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने डिनर पर बुलाया देश के दुनिया के बड़े दिग्गजों को, डिनर टेबल पर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे भी, जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओ थे। ट्रंप की पॉलिसी का हाल यह है कि टैरिफ वॉर ने अमेरिका को ही एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। जो दुनिया को डराने निकले थे, आज वो खुद अब लोगों से एक तरह से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी साख बचाने में अब जुटे हुए हैं। ये डिनर आयोजित किया गया, लेकिन ये डिनर सिर्फ एक डिनर नहीं था, यह अमेरिकी दबाव की एक बड़ी तस्वीर थी। सवाल यही है कि क्या ट्रंप का टैरिफ गेम अब उल्टा पड़ गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी ताकत की तस्वीर है या फिर बेबसी का आईना। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल जो है हमारे साथ में जुड़ेगा। ट्रंप ने डिनर पर किसको बुलाया, किसने निवेश की बात की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको हम ये भी बताते चलें, इसी बीच जिस तरह से अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया भारत को लेकर, और उन्होंने चिंता ये जताई कि हमें लगता है कि हमने भारत को एक तरह से खो दिया है, रशिया को हमने खो दिया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। मेरे साथ में फिलहाल जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हमारे साथ में हैं। अनुराग वर्मा जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली की इस चर्चा में। सर, बड़ी तस्वीर कल यूएस में नजर आई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बड़े डिनर का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। बड़े बड़े, ये कहा जाए कि एक अलग कूटनीतिक तौर पर, एक रणनीति के साथ में, डिनर डिप्लोमेसी के साथ में उन्होंने तैयारी की थी कि यहाँ पर शायद उनका एक अलग मैसेज जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो तो अब उनसे हफ्ता वसूली करने की बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं एक एक से, चाहे बात वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे बात पिचाई हो या दूसरे अलग अलग बड़े ऐसे जो उद्योगपति थे, उनसे पूछ रहे थे भाई अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हो, और सब बता रहे हैं कोई $600, कोई $8,000, सारी चीजें इस तरह से सामने आई हैं। ये किस तरह की डिनर डिप्लोमेसी है सर? देखिए, इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज समझने वाली है। ट्रंप का जो दूसरा टेन्योर है, जी उसने ट्रंप को जो डोनाल्ड ट्रंप जो एक्चुअल हैं उनको काफी हद तक खोल किए दिया है। फर्स्ट टर्म में इनका देख चीजें तो थी, लोगों की नॉलेज में तो थी, लेकिन सेकंड टर्म में ये खुल के आ गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस पद पे बैठे हैं, उनकी अपने व्यक्तित्व की गंभीरता जो है वो उस पद के लायक शायद वो अपने आप को नहीं बना पा रहे, वो सूट नहीं करती है। उनकी जो बातें होती हैं वो जी एकदम राइट लेफ्ट कैसे वो जाएंगे, क्या बात करेंगे, उसका कोई कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो उसका बहुत ज्यादा मतलब अब ये हालत हो गई है कि आने वाले समय में हम वो बातें कर रहे होंगे कि अमेरिका राष्ट्रपति को सीरियसली लेने वाला अब बचा भी है या नहीं बचा है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आज की स्थिति में देखें, अगर कोई समझदार राजनेता होता जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रुथ पे
है कि जी। हमने इंडिया को और रशिया को खो दिया है, कोई दूसरा अगर समझदार डिप्लोमेट होता, कोई समझदार राजनयिक होता, समझदार पॉलिटिशियन होता, वो कभी भी इस बात को पब्लिक फोरम पे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो इन्होंने कर लिया, हम्म। और शायद बिना सोचे समझे किया होगा कि इसका रिपरकशंस क्या है, इसका मतलब क्या है। जो हम्म। आप डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं, ये जी। सब चीजें देखिए होती हैं। ऐसा कोई नहीं कि व्यापार बड़े लोगों को नहीं बुलाया जाता है, कि ऐसी बात करने के लिए बुलाया जाता है। हम्म। लेकिन जिस तरह से बुलाया गया है और जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, वो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। वो एक बार फिर से उनकी बौखलाहट दिख रही है कि जी। वर्ल्ड फोरम में उनको कहीं पे एम्बेरसमेंट ना हो। वो तो हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे कहीं उनका बहुत शोडाउन ना हो जाए। तो हम्म। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बौखलाए हुए ऐसी हरकतों के साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, ये जो डिनर टेबल की तस्वीरें सामने आई, डिनर टेबल एक तरह से डिप्लोमेसी का एक बड़ा तरीका और बिजनेस का तरीका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं? सर, जो बातचीत के वीडियो सामने आ रहे हैं वो आपको क्या संदेश देते हुए नजर आते हैं? देखिए, नमस्कार। पहले जी ये सर। जो अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये इनके वाइट हाउस में इनका डिनर जो हुआ है, और उन्होंने वहाँ पे अपने अमेरिका के जो दिग्गज टेक्निकल कंपनीज हैं उनके सीईओज को बुला रखा है। और ये एक डोमेस्टिक ऑडियंस, यूएस डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही ये जो पूरी कवायद की गई है या स्टेज सेट किया गया है, जिसमें कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका है, जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत है, वो कहते हैं दोबारा हम प्रोडक्शन और कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाने देंगे। अगर बाहर का कोई सेमीकंडक्टर्स बनाता है तो उस पर हम 100% ड्यूटी लगाएंगे। तो उसके रहते हुए वो ये दिखाना भी चाहते हैं कि हम इतने सक्षम हैं और मेरी इतनी चलती है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये बाहर से सामान ना लाके हमारे अमेरिका में अपने प्लांट सेटअप करेंगे, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, अमेरिका में जो चीज़ बनेगी अपने इक्विपमेंट के लिए वो यहीं से बनेगी। तो ये एक उनका ग्रैंड प्लान है। लेकिन पूरी जो अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और जो ग्लोबल ट्रेड चल रहा था, वो इसी पे चल रहा था कि हर मल्टीनेशनल जो होता है वो दूसरी अलग अलग जगह पे अपनी कंपनी सेट करते थे, जहाँ पे उनको सस्ता लेबर मिलता था, जहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे, और लाके वो अमेरिका में ले आते थे। अब इन्होंने लाने के लिए बैरियर लगा दिए हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ बताएं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास जो क्वालिफाइड स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर है जो कि एशिया, इंडिया, चाइना से आती है ज़्यादा ज़्यादा, वो हमारे पास है कि नहीं, हमारे जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दो चिप्स या जो भी आप बनाएंगे वहाँ पे कंपनीज बनाएंगी, वो कितना होगा। तो जहाँ तक कि सॉफ्टवेयर का वो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर बाकी अगर चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा और क्या वो इंटरनेशनल बाजार में अमेरिका का सामान कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट हो रहा है देश में, यूएसए में काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयमेंट से डर रहे हैं, वैसे भी दाम बढ़ रहे हैं, तो वो उनको एक आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ। जितने भी ये दिग्गज एमएनसी के सीईओज हैं, देखो मेरे सामने बैठे हैं और ये मेरे को बता रहे हैं मैं इतना लगाऊंगा इतना लगाऊंगा, तो आप लोग ये मान के चलो कि सब कुछ कंट्रोल में है और अभी मैं जो अपना प्लान है उसको चालू रखूंगा। तो मुझे लगता है सर, ये सख्ती के बीच में नरमी दिखाने वाली एक परिस्थिति जरूर नजर आती है। एक तरफ दुनिया को सख्ती दिखाई और उसके बाद में खुद भी गिरते हुए नजर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई देखो ये कितना सब कुछ सामान्य है, हमने बाहर सख्ती दिखाई है, लेकिन अब इंडिया में ही खासतौर से अमेरिका में ही अब हम देख रहे हैं कि निवेश जो है वो जरूर शुरू हो रहा है। हमारे साथ में अब अमेरिका से जो बाइडेन के वक्त की सलाहकार अमेरिका से अजय भुटोरिया जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल करूं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात अपने दर्शकों को हम यहाँ पे बताते चलें। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में व्हाइट हाउस में जो डिनर बुलाया, इस डिनर में कई बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओज भी थे। ये भी उनकी इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बड़ा तरीका है। हालांकि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मेहत्रो, टिपको के चेयरमैन विवेक रानादीव और प्लेटिनीर के सीटीओ श्याम शंकर जी शामिल हैं।
तो ये अपने आप में एक मैसेज और एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप पेश करने की कोशिश करें। लेकिन अजय भुटोरिया जी, मुझे लगता है कि जो डिनर बुलाया जाता है, डिनर डिप्लोमेसी, ये हम हमेशा समय समय पर देखते रहते हैं। इंडिया में भी होता है, यूएस में भी होता है, व्हाइट हाउस में। लेकिन अगर किसी को डिनर पर बुलाया जाता है तो उसके कई मायने होते हैं। मुझे लगता है कई बार जो बाइडेन के वक्त में भी इस तरह की कई बार जो डिनर टेबल पर चर्चाएं हुई हो। लेकिन इस बीच में जब टैरिफ को लेकर एक अलग चर्चा है, ब्रिक्स में हमने देखा, एससीओ में हमने देखा, एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से डिनर पर सबको इनवाइट करना और उनसे पूछना कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके क्या मैसेज हैं सर, कैसे देखते हैं इसे? ये मैसेज जैसे पिछले स्पीकर ने कहा, ये मैसेज सीधा डोमेस्टिक ऑडियंस को देने के लिए है और साथ में ग्लोबल ऑडियंस को, ग्लोबल कंट्रीज को भी, क्योंकि उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा जो ट्रम्प का रहा है वो है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है और जॉब क्रिएट करने हैं, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। अगर उन्होंने एप्पल को कहा कि तुम सारे आईफोन इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चर करना बंद करो और उसको यूएस में मैन्युफैक्चर करो, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को आप ताइवान से शिफ्ट करके यूएस में लेके आए। जो बाइडेन ने उसके लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान रखा था, बट दैट्स अ 10-year रोड मैप। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, स्किल्स बिल्ड होंगे, फैक्ट्रीज बिल्ड होंगी, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है 4 से 6 साल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, जो इस कंट्री में अभी नहीं है। तो और जो है वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी कॉस्ट अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे कंपैरेटिवली तो 30 to 40% हायर कॉस्ट होती है चाइना, इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज से। तो बट ये जो प्रेशराइजिंग करने का टेक्निक है, तो आई थिंक वो सीईओज भी अब समझ चुके हैं। एप्पल के सीईओ को उन्होंने पहले धमकी दी थी कि इंडिया में अपना आईफोन मैन्युफैक्चर करना बंद करो, लेकिन अब 100% जो नए आईफोन वो यूएस मार्केट में जो कंज्यूम होंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये ट्रम्प की धमकी और ट्रेड वॉर के बाद में भी टिम कुक ने वो कंटिन्यू रखा है। तो एप्पल जैसी कंपनी या दूसरी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए बेस्ट इंटरेस्ट है वो रखेंगे। हाँ हाँ, हालांकि इन्होंने डिनर में और पहले भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम, एप्पल ने कहा हम $600 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद में वो कब करेंगे, टाइमलाइन कब इम्प्लीमेंट होगी, ये सब देखना है। बट दिस वाज ए मैसेज टू शो टू द वर्ल्ड कि अगर हम, और इंडिया को भी एक मैसेज जा रहा है कि हम इस टैरिफ को अगर एस्केलेट करते हैं, इस वार को एस्केलेट करते हैं, इस रिलेशनशिप को एस्केलेट करते हैं, तो ऑल द सीईओज आर विथ मी। और हम अब नेक्स्ट लेवल ऑफ जो एस्केलेशन होगा वो जो हमारे इंडिया के H1 वीजा पे होगा, और जो इंडिया के हमारे साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग है अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बाकायदा उसमें ये मेंशन किया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने भारत को और रशिया को एक अच्छे मजबूत साथी को हमने खो दिया है। उनके फिर इस पोस्ट को कैसे समझेंगे? आई थिंक वो ट्रम्प खुद ही कंफ्यूज है। रशिया उनके दिमाग में ही, उनके लिए ही एक अमेरिका का साथी था। रशिया कभी भी यूएस का एटलीस्ट पिछले 10-15 सालों में रहे तो कभी यूएस का साथी नहीं था। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एंड एनिमी टू यूएस। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एंड एनिमी टू यूएस। जो उसका सही साथी था वो इंडिया है, और इंडिया, हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में वापस इंडिया के यूएस रिलेशन सुधार होंगे, लेकिन जो उसके दिमाग में है कि रशिया और इंडिया को खो दिया है, तो कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पा रहा है कि खोने का कारण वो खुद है। जो उसने पिछले दो महीने में जो पीट नवारो, लुतनिक और स्कॉट बेसेंट, उसकी जो टीम है, उन्होंने जो कितना डैमेजिंग और इंसल्टिंग कमेंट्स किए हैं, चाहे ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया प्रॉफिटिंग, और काफ़ी सारे इंसल्टिंग किए, जो 5.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन बहुत ज़्यादा नाराज हैं उससे डोमेस्टिकली। तो ये डिप्लोमेसी तो वो कर ही नहीं पा रहा ना, डिप्लोमेसी तो वो समझ ही नहीं रहा है। अगर अब और आज लुतनिक ने फिर थ्रेटनिंग मैसेज दिया, उसमें सॉफ्टनिंग मैसेज भी था कि हम 1.5-2 महीने में इसको बातचीत करके सुलझा लेंगे। तो अगर कोई डिप्लोमेटिक होंगे तो वो तो इसको वापस से 2x2 मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की होती है उसको ओपन अप करेंगे, बाकी बैकडोर चैनल से डिस्कशन करेंगे। इंडिया की रेड लाइंस जो है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में आप नहीं आ सकते, उसको वो समझेंगे। साथ में इंडिया भी ओपन अप करेगा कुछ मार्केट्स जो जिससे एटलीस्ट जो उनको चाहिए कुछ मार्केट्स वो मार्केट दे पाएंगे। तो ये सब डिस्कशंस तो आई थिंक ये जितना भी चल रहा है, मुझे समझने के बाद यही समझ में आ रहा है कि अगले 2-3 महीनों में
दे विल सिट बैक ऑन द टेबल एंड डिस्कशंस होंगे। और हालांकि मीडिया में लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में ये इसीलिए भी बार बार अनुराग जी ये चर्चा और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे सर कह रहे हैं कि हो सकता है, अजय जी कह रहे हैं कि भाई आने वाले 2-1 महीने के बाद में शायद वो खुद भी चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट करना और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिनर में 5 इंडियंस को बुलाया, तो ये उनके डैमेज कंट्रोल का भी एक हिस्सा इसको ऐसे कनेक्ट होते हुए देखना चाहिए क्या, कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नैना जी, एक चीज आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दें। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजनयिक होने के, एक नेता होने के, एक पॉलिटिशियन होने से ज्यादा एक बड़े व्यापारी, बिल्कुल। उनका जो व्यापारी वाला डीएनए है वो उनके बाकी सभी चीजों के ऊपर हावी रहता है। तो ऐसा जो अभी अजय जी ने बोला कि वो आने वाले 2-3 महीने में सेटल हो जाएगा, तो मैं बहुत इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप जैसे भारत में जाते हैं एक दुकान पे और आप कुछ सामान देखते हैं और फिर वो कुछ दाम लगाता है, आप कुछ कहते हैं, फिर आप कहते हैं भाई ठीक ठीक लगा लो, और धीरे धीरे वो सेटलमेंट हो जाता है कहीं बीच में आके। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत कुछ ऐसी ही है कि उन्होंने धमकी तो दी जी भाई इतना होगा आज, लेकिन जहां पे देखा कि अगला भी जब दुकान से बाहर निकलने लगा तो उनकी थोड़ा सा, भाई व्यापार तो करना ही करना है ना, ऐसा तो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। अमेरिका की इकोनॉमी कोई ऐसी नहीं कि वो आइसोलेशन में जाके वो अपने आप को रख सके। जी जी। क्या दुनिया में किसी की नहीं है, सब आइसोलेशन में कोई नहीं रह सकता, सबको व्यापार सबके साथ मिलजुल के ही करना है, दुनिया में मिलजुल के ही रहना है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि इंडिया की स्थिति थोड़ी सी फर्क है कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम खुद कंज्यूम करते हैं, जो बाकी जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें व्यापार और रहना लोगों के साथ मिलजुल के है, तो पहले तो हमने जी धमकी दी, उसके बाद फिर ठीक ठीक लगा लो वाली बात आएगी, और जो 2-3 महीने में सेटलमेंट की बात आ रही है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और जो जिस तरह से जो अमेरिका का नेचुरल एलाई, जो नेचुरल फ्रेंड इंडिया रहा हुआ है हमेशा, उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से नंबर 1, और नंबर 2 बहुत ज्यादा हर चीज में उनकी पर्सनालिटी पे जो व्यापार हावी रहता है, उसकी वजह से जो खराब होने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन वो सर ये एक तो थोड़ा जो चिंताजनक व्यापारी है है। उनके अंदर का जो व्यापारी है, प्रेसिडेंट पीछे, व्यापारी पहले, अगर उन पर हावी हो रहा है, ऐसे में तो खुद ही डैमेज कर रहे हैं। नहीं तो डैमेज तो वो कर ही रहे हैं। आप भाई आप वो इंटरनली उनको लोग अब अमेरिका में खुद क्रिटिसाइज, जो पहले उनके फर्स्ट टेन्योर में कम करते थे, इस बार बड़ा ओपन हो गया। अभी तो उनका टेन्योर शुरू हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी से जब इतना इस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय पटल पे जिस तरह से अमेरिका को आइसोलेट कर लिया है, वो जिस तरह से यूएस अलग थलग पड़ गया है, वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो इनको अभी ये चीज समझने की आवश्यकता है कि इनको मिलजुल के चलना है, और आज का विश्व वही है कि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अभय कार्की सर, अभी एक तस्वीर भी हम साथ में दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर बाकायदा तस्वीर क्लिक की गई और उसे पेश करने की कोशिश है ताकि दुनिया इस तस्वीर को देखे, क्योंकि एक तस्वीर वो थी कुछ समय पहले जो हमने एससीओ के मंच से देखी थी। दुनिया के कई अलग अलग दिग्गज एक साथ थे, प्रधानमंत्री मोदी हो, शी जिनपिंग हो, वहां से व्लादिमीर पुतिन हो, या और भी देश के कई जो राष्ट्राध्यक्ष और उनकी मौजूदगी शीर्ष नेताओं की वहां पर नजर आ रही थी। और उसी के बाद से एक ये चर्चा शुरू हुई कि अब जो अभी तक एक यूनिपोलर अभी एक पूरा विश्व नजर आ रहा था, वो मल्टीपोलर रूप में नजर आएगा, और उसमें मजबूती जो है वो रशिया, चाइना, इंडिया के तौर पर नजर रह सकती है, टैरिफ और इस पूरी सिचुएशन के बीच में। और दूसरी तस्वीर ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया सबको खाने पे, डोनाल्ड ट्रंप ने उस खाने की टेबल पे पूछा, अच्छा आप बताओ कितना आप दोगे। टिम को कह रहे हैं भाई मैं तो 600 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मार्क जुकरबर्ग से पूछा आप कितना दोगे, तो वो कह रहे हैं भाई मैं भी 600 मिलियन देने वाला हूँ। ये तो सीधे सीधे हफ्ता वसूली वाली बात हो गई ना। तो क्या वो एससीओ मीटिंग वाली इमेज का ही असर है क्या ये? जी वैसे अगर यहाँ पे इनकी जगह पूरा ईयू बैठा होता और बाकी इनके जापान और ऑस्ट्रेलिया बैठे होते और तब ये ऐसे कुछ बात करते, तो शायद ये काउंटर वेट होता जो एससीओ में
बातचीत हुई थी, क्योंकि वो इकोनॉमिक तौर पे है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये सीधे साधे उन्होंने एक अपना मागा वाला जो है उसमें अपने इनलैंड प्रोडक्शन, होमलैंड प्रोडक्शन की जो उसकी उनकी एक प्रॉमिस थी, उसको एक कदम अपनी जनता को दिखाया। दूसरा, जो उनकी इंटरनली थोड़ी अभी पोजीशन हल्की हो रही है क्योंकि उनकी पॉलिसीज की वजह से बैकलैश हो रहा है, वो उसको भी थोड़ा पानी फेरना चाहते हैं, दिखा के कि मैं कंट्रोल में हूँ, एमएनसीज मेरे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी शायद एक ये इंडिया के लिए भी एक मैसेज है कि इनके थ्रू भी मैं आपके ऊपर कुछ प्रेशर लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे सामने बैठ के घुटनों में नतमस्तक हैं। ये है। आगे अगर बात करें तो इस जो अभी सिचुएशन है इसमें ट्रम्प का जो है, उसकी जैसे अभी बात किया था कि वो दुकानदार है और इंडिया उसके पास आया, साहब ने बताया था। मैं इसको अगर बोलूं कि दुकानदार भी अगर बदतमीज हो जाए तो फिर वो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। इसलिए दुकानदार की पर्सनैलिटी पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, उसकी दुकान कैसी चलेगी। ट्रम्प का जो है किसी को नहीं पता वो कल क्या कर देंगे। इतना पता है कि वो सबसे दुश्मनी लेने के लिए तैयार है। वो एक बुली वाला उनका नेचर है, और इस के एवज में उन्होंने इंडिया को जो है चाइना और रशिया की तरफ को धक्का दे दिया, चाहे कि इंडिया जो है अभी चाइना से ट्रेड करेगा, लेकिन ये कहना कि इंडिया बिल्कुल चाइना के ब्लॉक में चला गया है, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एशिया में दोनों राइवल पावर्स हैं। तो ये हम एक समझौते पे आ सकते हैं, लेकिन हम उनके एलाई कभी भी नहीं हो सकते हैं। अमेरिका को ये समझना चाहिए और ट्रम्प को भी ये समझना चाहिए। तीसरा, ट्रम्प अभी ये इशू क्या है, एक है इंडिया के टैरिफ्स जो थे और उनको अपना जो ट्रेड डेफिसिट को जो गैप है उसको पूरा करना है। दूसरा इशू था कि यूक्रेन वॉर जो है उसमें जो बंद किया था, और इंडिया और पाकिस्तान का सिंदूर जो था उसमें उनका जो नोबेल प्राइज के लिए जो इच्छुक हैं कि मेरे को सारे समझौते हो जाए और मैं हो जाऊं। दूसरा वो है जिसमें मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी, वो उनसे नाराज चल रहे हैं। और तीसरी बात आ गई है कि वो सोच रहे हैं कि इंडिया के ऑयल से भी सोच रहे हैं या दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया के ऑयल खरीदने से रशिया से यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ रही है, नहीं रुक रही है। तो ये एक ट्रेड मैटर को वो जियो पॉलिटिक्स में ले गए, जियो इकोनॉमिक्स को छोड़ के वो जो स्ट्रेटेजी पे चले गए, और दोनों का उन्होंने आगे बढ़ने से ये बेड़ा जो है वो रोका हुआ है। और जहां तक ट्रेड की बात होती थी उसको चक्कर में उन्होंने वो ऑयल वाली बात करके इंडिया को खो दिया, और जो एक बहुत बड़ा एलाई था चाइना के अगेंस्ट, वो अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन तो उनको होना ही, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार उनका खुद का नेचर है, जैसे कि वो बदतमीज दुकानदार वाली बात है जहां पे काम मुझे लगता है शायद मुझे लगता है इसमें शायद उनकी एज फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी बीच में सोशल मीडिया पर ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से भटनागर जी बता पाएंगे, माफ़ कीजिए भुटोरिया जी बता पाएंगे, अजय जी। अभी बीच में एक बड़ी अलग चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर, मैंने सुना कई रिपोर्ट देखी कि लेबर डे पर एब्सेंस थे एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप। तो एक अलग तस्वीर थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हैं कहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी हूँ। उनकी एज 79 ईयर्स एज जो है वो शायद यही एक रीज़न है कि वो बड़े अस्थिर हो गए। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि भाई उम्र का एक असर होता है, क्या कहना है क्या करना है वो कुछ नहीं पता, आज कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। बिल्कुल, आई मीन एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट जो इस तरह से इरेटिक बिहेवियर करते हैं, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को हर एक सुबह से लेकर शाम तक ट्वीट से वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसा तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। पर अभी वो प्रेसिडेंट है तो दैट्स द रियलिटी। और जो एक अभी इंडिया की जो बातचीत चल रही है, आज पिछले 10 सालों में अगर आप देखें या उससे पहले भी देखें, तो जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया है, चाहे CNN, फॉक्स या MSNBC या कोई भी ले ले, इतनी ज़्यादा लास्ट वीक जो कवरेज हुई थी इंडिया US रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रशिया मीटिंग, उतनी पिछले कई सालों में नहीं हुआ। और सब मेजर न्यूज़ चैनल्स ने यही कहा कि जो इंडिया US रिलेशनशिप बहुत डैमेज हो गई है, इसके कहीं ना कहीं कारण 50% टैरिफ और एक्शंस टेकन बाय US एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग अलाई और पार्टनर, नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट डिफेंस के लिए इंडिया US पार्टनरशिप, US को इंडिया की ज़रूरत है काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और जो तो ये तो
यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, उनको पता है कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो ट्रेड को साइड में भी रखे तो डिफेंस पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज चाइना को काउंटर करने वाला कोई नहीं है इंडो पैसिफिक रीजन में, और चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्सरी फॉर यूएस राइट नाउ। तो ये करने के लिए उनको पता है। लेकिन जो जैसे पिछले स्पीकर जी ने कहा, अभय जी ने कहा कि जो बात मोदी जी के साथ जो नाराजगी उनकी है कि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं गया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ये मेजर न्यूज़पेपर्स ने, सब ने यही कहा कि दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट जब जहां से उनकी पर्सनल रिवेंज शुरू हुई है। तो ये अब ये डिप्लोमेसी पे नहीं है, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन चाहिए। अब वो नए नए तरीके निकालते रहेंगे रोज, जब तक ही कैन नॉट गेट एग्जॉस्टेड, और उसके बाद में ही विल कम बैक टू द टेबल एंड नेगोशिएशन। तो दिस इज अ प्रोसेस। आई थिंक ट्रम्प का एक अपना पर्सनल बिजनेस करने का तरीका है, जो सामने वाले के जितना पहले तो हो सके दबा ले, और उसके बाद में नहीं दब रहा है तो देन probably he will use other tools। और आई थिंक बिल्कुल। अभी और 2-3 उसके टूल्स बाकी हैं, H1 के ऊपर और टाइट करना, और ट्रेड जो कंपनीज है इंडिया के ऊपर, जो कंपनीज वहाँ ऑपरेट कर रही है उनके साथ करना। मेजर शिफ्ट हुआ था कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो चाइनीज जो यूएस कंपनी थी उन्होंने बोला हम ऑपरेशन चाइना से निकल के इंडिया लेके जाएंगे। लेकिन अब उनके पास में वो उस ऑप्शन को भी ट्रम्प बंद करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में फिर यूएस कंपनीज क्या करेगी? आप वो कहेंगे कि आपने चाइना पे 135% टैरिफ लगाने की धमकी दे रखी है अब 90 डेज के बाद में, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ लेके जाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक जो मीटिंग आज कंपनीज की हुई है ऑन द फ्रंट, इट माइट बी लुकिंग कि वो इनसे पैसे यूएस में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, बट इन कंपनीज को भी तो अभी आने वाली समय में प्रॉब्लम, अगर चाइना के साथ 90 डेज में डील नहीं होती है, 135% टैरिफ लगती है, तो मेजर कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो चाइना में है, तो उसका यूएस इकोनॉमी पे, डोमेस्टिक मार्केट पे इतना गहरा असर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस 15 to 30% कमोडिटीज के बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में और कितना असर होगा। और जो 2006 में जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं उसमें रिपब्लिकन्स की फिर हार होगी। ये सब चीज़ें आई थिंक आर इन द प्ले राइट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष के जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष के मेहरोत्रा जी, संतोष जी, कल ये डिनर डिप्लोमेसी की जो वहाँ की तस्वीर थी वो जब आज सामने आई, ये इसके बाद में कई अलग अलग चर्चाएं होने लगी कि ऐसी कंपनीज भी इस दौरान देखी गई जिनका भारत में भी निवेश है, ऐसी कंपनीज जिनके जो कहा जाए सीईओ या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है वो भारतीय मूल के हैं। भले ही भारत से अपनी एक तलखी जो है उन्होंने क्रिएट की हो डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये वो एक अलग सिचुएशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो ये मैसेज देने की कोशिश करें बातचीत का रास्ता अभी भी है, और निवेश भले ही इधर की तरफ हो लेकिन इंडिया के साथ में अभी भी हमारा अच्छा अलाय है? देखिए, जहां तक अलायंस का सवाल है उसको तो ठेस लग चुकी। अच्छा। उसको दोबारा ठीक होने में, रिलेशनशिप को दोबारा उस स्तर पे ले जाने में कुछ नहीं तो 1-2 साल लगेंगे, कुछ नहीं तो 1-2 साल लगेंगे। इसका कारण मैं एक और आपको बता देता हूं कि तब तक तो बहुत डैमेज कर चुके होंगे डोनाल्ड ट्रंप। मैं सुन लीजिए नीना जी, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। जी जी। अभी हमें 2-3 महीने वैसे भी इंतजार करना पड़ेगा, इनके तेवर बर्दाश्त करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा। और तब तक हमारे यहाँ रोजगार की कमी होगी, हमारा निर्यात घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर भी होगा ये कि ये जो 50% का टैरिफ है, ये टैरिफ तब खत्म होगा जब रूस यूक्रेन पे हावी हो जाएगा वो पूरी तरीके से, और वो युद्ध रुकेगा। ये अभी क्योंकि सीजफायर हुआ नहीं है और ये युद्ध चल रहा है, मगर रशिया बहुत आगे बढ़ चुका है, यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन कोलैप्स ही नहीं कर रहा है, अमेरिका उसकी मदद नहीं कर रहा है, यूरोपियंस मदद करने की स्थिति में नहीं है, चाहे जितनी मुंह जबानी खर्च कर लें वो जी। तो इस स्थिति में हमें इस महीने, इस साल में नुकसान बर्दाश्त करना होगा। मगर जी जी, पिछले वक्ता अजय जी जो कह रहे थे कि ये एक
महत्वपूर्ण रिश्ता है। अमेरिका के सलाहकार, उनके ट्रम्प के सलाहकार, वो सब ये बात समझते हैं। संभावना ये है कि इस साल के अंत तक ये ट्रेड डील हो जाएगी। इस समय हमारा रिश्ता, हमारा इंटरेस्ट, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और टैक्टिकल इंटरेस्ट दोनों इस समय ये है कि ट्रेड डील हो जाए, और उसके होने की संभावना बन रही है। अच्छा। और एक आखिरी बात, ये इस बात को दोहरा दूं मैं जो अजय जी ने कही जी कि अगले साल शुरू में ही इलेक्शन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। जी तो जी ये जो महंगाई बढ़ती जाएगी अमेरिका में, उसका खमियाजा जब मागा वाले इनके समर्थकों पर पड़ेगा तो ट्रम्प खुद पिघलेंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन हारना उतना ही Midterm नापसंद है elections, जी हमारी सरकार। जी बिल्कुल, ये इलेक्शंस भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन आखिर मुझे लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को वही बात है कि कई बार सर उनको पता है कि भाई चीज़ों तो मैंने बिगाड़ ली है, लेकिन आखिर उसको एक्सेप्ट कौन करे। अब तो ईगो की भी बात है और पूरी दुनिया में, क्योंकि विश्व गुरु और या ये कहा जाए कि सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर अगर यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन अनुराग जी, हम इस डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। डिनर टेबल पर कई बड़े बड़े उद्योगपति, अलग अलग सीईओज, ऐसे सीईओज जिनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी है या फिर भारतीय मूल के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन एक बड़ा चेहरा जो डोनाल्ड ट्रंप के कभी पहले फर्स्ट बडी माने जाते थे, एलॉन मस्क, उनकी गैर मौजूदगी भी, हालांकि वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी बड़ी चर्चा का विषय है। और उन्हीं की कंपनी टेस्ला इंडिया में बड़े स्तर पर इन्वेस्ट कर चुकी है। देखिए नैना जी, एक चीज मैं बताऊं जी जो मैंने पहले भी कहा कि आज जो हम लोग एक एक डोनाल्ड ट्रंप की एक एक बात को बड़ा सीरियसली उसका विश्लेषण कर रहे हैं, जी बहुत जल्दी वो समय आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको कहेंगे जो कर रहे हैं करने दो, इसका बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। तो इनके जिस तरह से आप एलन मस्क की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से इनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से लगे हुए थे, उसके बाद जिस तरह से खटास आ गई, जिस तरह से अच्छा, जैसे राजनीति में क्या होता है, अगर आपके संबंध अच्छे होते हैं तो भी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं होते, खराब होते हैं तो भी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं होते। लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनके अच्छे भी पब्लिक डोमेन में हर है चीज और पब्लिक बुरे भी डोमेन पब्लिक में। डोमेन में। जी तो ये चीज, ये राजनेता के लक्षण नहीं है नैना जी। सबसे बड़ी चीज ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, इनमें राजनेता वाले वो गुण नहीं है जो एक शक्तिशाली देश में होने के पास होने चाहिए। कोई ये छोटे से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, ये बहुत बड़ी देश के, बहुत ताकतवर देश के राष्ट्रपति है। जो गंभीरता इनकी बातों में होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। मैच्योरिटी की कमी उसके लगती है। जी जी क्या मैं बोली मैच्योरिटी, सिंसियरिटी की कमी है। हाँ, जी मैच्योरिटी की पूरी तरह से कमी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप आज का जो विश्व है, वो उसमें कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, सबका अपना इंटरेस्ट, अपना व्यापार सर्वोपरि है। तो एलन मस्क को भी पता है कि उसने व्यापार कहाँ करना है, कौन सी सबसे बड़ी मार्केट है, किस मार्केट में लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी है। बिल्कुल, जो बाइंग संभावना कैपेसिटी जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी, होगी। जी जी तो जो बाइंग कैपेसिटी इंडिया के पास है वो आपको विश्व में जल्दी नहीं मिलेगी कहीं। तो एलन मस्क को पता है कि कहाँ व्यापार करना है। ना हमारा कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। इवन हम जब चाइना के साथ जिस तरह से गलवान की घटना के बाद हम चाइना से धीरे धीरे संबंध अच्छे कर रहे थे, हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। हमारे चाइना के साथ संबंध 19 के बाद से बेटर होते गए हैं, खराब नहीं हुए हैं। तो एक चीज समझने वाली है कि हमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए जिससे दोस्ती करनी पड़ेगी हम करेंगे, जिससे हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अजय भुटोरिया जी, जो एक बात अभी संतोष जी कह रहे थे कि आने वाले वक्त में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है, क्या वो मिड टर्म इलेक्शन को खोना, वहां पे परफॉर्मेंस, वहां पर अभी मौजूदा स्थिति, वो डैमेज कंट्रोल की जो हम बात कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज को भी आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी रणनीतियां उसी का ही एक हिस्सा है कि आने वाले वक्त में उनको विरोध का सामना ना करना पड़े, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए? देखिए, विरोध तो बहुत है। अगर हम सिर्फ 5.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन को पहले लें तो वो ऑलमोस्ट अब 90% जो है ट्रंप के विरोध में अब आ गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं, बट वो भीतर भीतर कम्युनिटी में यही डिस्कशन है कि ये ट्रंप क्या कर रहा है और इंडिया
को कैसे डैमेज कर रहा है। उसके अलावा लेटिनोस को लें, ब्लैक को लें, हिस्पैनिक्स को लें, तो बहुत सारा विरोध बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस इलेक्शन का जो अभी हमें लग रहा है वो ये है कि डेमोक्रेट जो है हाउस और कांग्रेस को उसमें मेजोरिटी वापस जीत सकता है। तो अगर वो कांग्रेस में मेजोरिटी जीत जाता है तो उससे क्या होगा कि ट्रम्प अभी जो उसका कांग्रेस पे और सेनेट पे और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है ही, तो सब तरफ पावर है, तो वो कोई भी बिल पास करवा लेता है और पूरा उसका कंट्रोल उसका है। लेकिन जैसे ही हमारा डेमोक्रेट अगर मिड टर्म में जीत जाते हैं तो वो हाउस का कंट्रोल आते ही वो सारे बिल उसके ब्लॉक हो जाएंगे और फिर उसको म्यूचुअली कॉपरेट करके बाईपार्टिसन सपोर्ट से वो कुछ कर पाएगा, तो वो इनफेक्टिव हो जाए। उसका रेस्ट ऑफ द टर्म जो है बहुत कम इफेक्टिव होगा। डेमोक्रेट्स ये भी बात कर रहे हैं कि फिर वो टैरिफ्स और ये सब चीज़ जो है, अभी तो टैरिफ का भी साथ में ये भी है कि फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास पावर नहीं है, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो इलीगल है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो अक्टूबर में उसका डिसीजन आएगा। तो ये सब चीज़ें उसके मिड टर्म के ऊपर इम्पैक्ट करेगी और इसीलिए वो जो भी चेंज अपनी पॉलिसी अब करेंगे आगे मिड टर्म के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल। तो सर, लेकिन अभी आने वाले वक्त में जिस तरह से सिचुएशन अभी हम मौजूदा स्थिति में देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश है, बार बार यहाँ पर जब बात है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो, रोजगार हो, जो एक बहुत बड़ा विषय है, खासतौर से कहा यह जा रहा है कि इस पूरी डिनर की थीम ही एक तरह से एआई को सपोर्ट करने की या फिर एआई एजुकेशन को बढ़ाने की थी, लेकिन उसके बिहाफ में एक अलग सिचुएशन हो गई। तो क्या ये वही मैसेज देने की कोशिश रहेगी, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश होगी कि हम इतने जो जॉब ऑप्शन है वो क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल। आई मीन ये ऑप्शंस अभी डोमेस्टिक ये डिनर डिप्लोमेसी, ये जो इन्वेस्टमेंट इन यूएस, मेड इन यूएस, अमेरिका फर्स्ट, ये सारा थीम जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, उसके डोमेस्टिक मागा सपोर्टर्स के लिए है कि भाई हम आपके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं मिड वेस्ट में, ओहायो में या बाकी जगह एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सब प्रोमिसेस हैं जो रियलिटी में अभी तक ग्राउंड पे कोई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ नहीं है। या अभी तक पिछले एक साल से जनवरी से ये सब कंपनियां प्रॉमिस कर रही हैं इतने बिलियंस करेंगे और बाकी वर्ल्ड को मैसेज भेज रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बट दीज आर प्रोमिसेस और इनका एक्चुअल रियलिटी कितना होता है वो अभी देखना बाकी है। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल कहा जाता है कि खासतौर से एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। 2026 तक यूएस में बिकने वाले जितने भी आईफोन हैं वो इंडिया में असेंबल होने की अभी तक जो है वो पूरी प्लानिंग है। माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो एआई और क्लाउड डेटा सेंटर्स में भारत को एक बड़ा हब बनाया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका है। गूगल $10 बिलियन का गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। अब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे ये पूछे कि भाई इंडिया का तो हमें पता है, आप यूएस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये जरा बताइए, तो मुझे लग रहा है अजय जी आप ही से ही सवाल कर लेती हूं मैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये तो अपनी ही जनता को एक वो मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल अपनी जनता को मैसेज दे रहे हैं कि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट करेंगे और इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। हाँ, ये होना भी चाहिए कि यूएस जो मैन्युफैक्चर कर सकता है वो जो हार्ड लेबर इंसेंटिव आइटम्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। जो चाहे गारमेंट्स ले लीजिए, शूज़ ले लीजिए या जो लेबर इंसेंटिव है, लेकिन जो रोबोटिक और ऑटोमेशन इंसेंटिव आइटम्स है, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स है या फिर जिनको हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, वो आइटम्स यूएस अपने साथ में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाएगा। तो ये चीज़ें जो है आने वाले समय में वो उस मार्केट को यूएस उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जो यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे शिफ्ट कर सके। और सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, इसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फाउंडेशन रखी थी और ये अगर आगे बढ़े तो वो एक, और वो नेशनल सिक्योरिटी से भी इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि आज अगर चाइना रशिया ने जो यूक्रेन पे किया, चाइना ताइवान पे करता है, तो यूएस की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी अगर वो चिप्स वहां से आने बंद हो गए। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने आइडेंटिफाई किया था कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और जो संजय मेहरोत्रा जो कल थे वहाँ पे सीईओ, वो वाज पार्ट ऑफ तो बाइडेन की वो बड़ा इन्वेस्टमेंट चिप्स में लाएंगे। और तो ये एक, और अगर वो चिप्स यहाँ बनते हैं तो एप्पल विल बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि उनको फिर वो चिप्स कुछ कंज्यूम करके अपने फोन्स को यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में ये अच्छी है और ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बट आई थिंक दैट इज द डायरेक्शन में वो अपने कोशिश कर रहे हैं।
जी ठीक है अभय कार्की सर, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में अभी तक अगर देखा जाए, खासतौर से रशिया हो, चाइना हो, इसके साथ ही अभी हम लगातार देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच का वो युद्ध, सबसे बड़ी तल्खी की तो वजह वहीं पर ही वही क्रिएट हुआ। लेकिन अब ऐसे में रशिया, चाइना, अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियां मजबूत होते एक बड़े अर्थव्यवस्था और ये कहा जाए कि एक बड़ी तस्वीर बनती नजर आ रही थी। इवन डॉलर को चैलेंज करते हुए एक नई करेंसी को क्रिएट करने तक की बात हो रही थी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक वो डर भी इस दौरान जरूर नजर आ रहा है? फिर से प्रश्न दोबारा पूछिए। सर मैं ये कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये भी डर सता रहा है कि अमेरिका एक तरफ है, अब दूसरी तरफ रशिया, चाइना, इंडिया, ये एक वॉर फ्रंट पे, दूसरी तरफ डॉलर को कमजोर होने की बार बार उनको एक कहीं ना कहीं डर है। ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई डॉलर के पैरेलली एक दूसरी करेंसी जो है उसको जरूर इंट्रोड्यूस किया जाए आने वाले वक्त में, उसे फ्लोट किया जाएगा, उसको क्रिएट किया जाएगा। जी ये बात काफ़ी सालों से चल रही है कि ब्रिक्स की हो सकता है ग्लोबल साउथ की एक करेंसी रहे, या फिर कंट्रीज आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड को सेटअप कर लें। अभी इंडिया और रशिया का तो काफ़ी रूबल ट्रेड चल ही रहा है। लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है, जो अभी चाइना हमेशा चाहता था कि युआन को भी एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, एक्सचेंज के रूप में देखा जाए, जो कि वो पेट्रो डॉलर और डॉलर की जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस को चैलेंज कर ले। लेकिन इंडिया ने ही अभी पिछले साल बोला था कि हम डॉलर को रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसी समिट में जिसमें कि चाइना ने बोला था। तो इंडिया ने अपना स्टैंड अभी क्लियर कर दिया था और यही अभी रहेगा फिलहाल जब तक कि कुछ सेटलमेंट नहीं होता। जहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है और अमेरिका का सवाल है, ब्रिक्स को हमेशा जो एज अ ब्लॉक वो देखते हैं जो उसको चैलेंज कर सकता है। यूएस की यूनिपोलर वर्ल्ड की जो हेजेमनी है उसको अगर चैलेंज करना है तो ये ब्रिक्स का जो एक ब्लॉक है, जो इकोनॉमिकली ऊपर आने वाली इकोनॉमीज हैं नॉन वेस्टर्न, तो ये एक वो कहते हैं कि ये एंटी वेस्टर्न है, और जो हमारा वेस्ट का सेटअप है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ये चैलेंज करना चाहते हैं। और बात भी सही है क्योंकि जो इतने सालों से इनके जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं और जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आप यूएन से शुरू कर लें, काफ़ी अनइक्वल है। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रियलिटीज़ पे जो कंट्रीज जहाँ पे थी, आज की तारीख में वो यूरोप की कंट्रीज कहाँ पहुँच गई, लेकिन हिंदुस्तान जैसी तीसरी अर्थव्यवस्था का कोई उसमें स्थान नहीं है। तो एक रीसेट होना है। पर इंडिया ने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर नॉन वेस्ट इन आवर आउटलुक को ये समझ लें। तो ये जहाँ पे इंडिया का सवाल रहा और ये इंडिया ने बोला। दूसरा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी, हम कभी किसी के कैंप में नहीं गए, अभी भी हम किसी के फॉलोअर नहीं रहेंगे। जी जी। लेकिन ट्रंप जब आए थे तभी से उन्होंने ब्रिक्स का एक रट लगा रखी थी कैंपेन ट्रेल से भी लेके, जिसमें उनको ब्रिक्स की समझ इतनी थी कि वो एस जो साउथ अफ्रीका है उसको वो स्पेन बोल के चले गए थे एक बार अपनी स्पीच में। तो यहाँ उनकी समझ जो है। दूसरा, उन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई का उनका इंटरव्यू हुआ था, बोले ये तो हजारों साल से इन दोनों की लड़ाई चल रही है। तो एक उनके जो एडवाइजर्स हैं साउथ एशिया के लिए या ग्लोबल साउथ के लिए, वो मेरे ख्याल से उनका जो एडवाइस है वो ठीक से नहीं मिल रही है, और खुद की उनकी नॉलेज जो है वो बहुत लिमिटेड है इसमें। तो वो अपने जहाँ पे नहीं करते वहाँ पे अपने ब्लस्टर या अपने वो पर्सनालिटी से उसको कवर करना चाहते हैं, और इसीलिए जो गाज अभी हमारे ऊपर गिर रही है, कुछ उनकी ईगो है, कुछ उनकी नासमझी और कुछ उनकी अमेरिकन एरोगेंस है। इन तीनों का एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, जो कि उनकी नॉलेज की जो लिमिटेशन है उस पे अगर परोसा जाए तो आज की स्थिति वही हो रही है, और उनका डर जो है वो अभी आपके टैरिफ्स में निकल रहा है। लेकिन संतोष सर, जैसा आपने पहले कहा था कि अभी जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए उसका अभी हमें आने वाले कुछ वक्त तक इसको फेस करना पड़ेगा और उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा। वही जैसा कि अभी अभय कार्की सर भी कह रहे थे कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये उनकी समझ है, ये बहुत सी चीज़ों को जो कम इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन उनके जो खासतौर से औद्योगिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो ऐसा लगता है डैमेज पे डैमेज करते चले जाते हैं। और ये भी शायद डिनर जो एक तरह से ऑर्गेनाइज करने का ये संदेश और ये आइडिया भी उन्हीं की तरफ से दिया गया था। लेकिन क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की भी इन्हीं तमाम तरह की सलाहों के बाद में मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं इंटरनल लेवल पे, वो भी क्योंकि कर्जे में तो बहुत ज्यादा है अमेरिका, अर्थव्यवस्था उसकी भी गड़बड़ आ रही है?
जी, उनकी आर्थिक समस्याएं वैसे ही काफी बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उनका बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जुड़ा हुआ है। इन वजहों से ही और उस समस्याएं थी, और उसके अलावा विषमताएं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भयानक हो गई हैं। वो तो 40 साल से बढ़ रही हैं, मगर अब वो स्थिति है कि ये जो 10 लोग ट्रंप साहब के संग खाना खाने के लिए बुलाए गए हैं, वो इस समय इस समय हमको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने मिलजुल करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक महाशक्ति तो बनाया ही है, टेक्नोलॉजिकली, आर्थिक ही नहीं, तकनीक के मामले में। मगर सबसे बड़ी बात है, यही इस विषमता के स्रोत भी हैं। तो देखिए, क्योंकि इनकी कंपनियों में रोजगार बहुत नहीं बढ़ता है, तो अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग की खोज है, ट्रंप जी साहब ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वहां पहुंच जाए। जी 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 वो पहुंचने नहीं वाली। अगले 6-8 महीने तो भूल जाइए, अगले 4-3.5 साल उनके हैं, उस दौरान में भी नहीं पहुंचेगी। हाँ। उनकी कोशिश ये है कि एआई और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन और इस तरीके की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 टेक्नोलॉजीज में और सेमीकंडक्टर्स में खास तौर से, जो चीन अमेरिका से आगे निकल रहा है या बराबरी तो कर ही रहा है, जी वो बराबरी के बनिस्बत अमेरिका वापस अपनी लीड स्थापित कर ले, अपनी बढ़त स्थापित कर ले। जी इसी वजह से ये डिनर, इस प्रकार के डिनर हो रहे हैं। और ये संभावना है कि जी सर। इस तरीके का ह्यूमन कैपिटल वहां पर मौजूद है, हाँ। भारतीय हैं, कोरियंस हैं, चाइनीज हैं, तो ये तो हो जाएगा। मगर ये उम्मीद करें कि वो जो मागा बेस है इनका, उन मागा बेस के लिए रोजगार नहीं मिलने वाला, अच्छा कोई चांस अच्छा। नहीं है। और इसी वजह से ये इलेक्शन हारने वाले हैं हाउस ऑफ सर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भले ही ये इस तरह से तमाम हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन असर कुछ नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिजनेस क्रिएट करने की बात है, लेकिन उनके कार्यकाल में तो फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में इन्वेस्टमेंट भले कैसा भी हो वो इस्टेब्लिश होती नजर नहीं आती। लेकिन जब वो अपने ही टाइम पे जब टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरों से अगर अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, तो मुश्किल खुद के लिए जरूर आप पैदा करें। सर वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, टैरिफ पर एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप खुद तो फंस गए हैं, लेकिन डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को एक मैसेज जरूर देने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। हालांकि वो मैसेज उनके लिए कितना मददगार साबित होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता।